नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फिजिक्स का सेशन चल रहा है। पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैंने यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया, यानी पहला पार्ट को बताया है। यदि आप में से कोई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। आज का यह वीडियो मैकेनिक्स पार्ट 2 है। इसमें 25 बहुवैकल्पिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बल गुणनफल है, यानी बल जो है वो किसका गुणनफल है। पहला प्रश्न हो गया, बल किस गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सी भार और वेग का। ऑप्शन डी भार और त्वरण का। ऑप्शन नंबर ए की यदि बात करें तो द्रव्यमान यानी एम और भी ये जो होता है ये संवेग के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो द्रव्यमान यानी एम और ए, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, तो ये एफ बराबर होता है। यानी न्यूटन के दूसरे गतिज के नियम से अगर हम लोग चलते हैं तो एफ बराबर एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बल गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। तो जी, ये जी क्या है, जी एक गुरुत्वीय त्वरण है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी सिर्फ जी का मान भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी घटता है। ऑप्शन नंबर सी वही बना रहता है। ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री तक घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है। यानी जब व्यक्ति पहाड़ी या पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है। ऑप्शन नंबर ए तेज चल सके इसके कारण। ऑप्शन नंबर बी फिसलने की संभावना कम हो जाए। ऑप्शन नंबर सी शक्ति संरक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर डी अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। आखिर क्या कारण है कि जब पहाड़ी पर व्यक्ति चढ़ता है तो आगे की ओर झुकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। यानी जब पहाड़ पर व्यक्ति चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, आगे झुकने से उसका अस्थायित्व बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार नंबर क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। यानी पहले जल का टेम्परेचर था 9 डिग्री सेल्सियस, उसको गिरा करके कर देना है, हम लोगों को घटा के कर देना है 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, किस में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सी आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी पानी जम जाएगा। तो क्या होगा,
आयतन में परिवर्तन के बारे में बताना है कि आयतन में क्या परिवर्तन आएगा जब तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस घटा करके कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आयतन जो है वो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जब हम 9 से लेकर के 4 तक आएंगे, शुरू में 4 तक आएंगे तो क्या होगा, आयतन घटेगा, और फिर 4 से 3 की ओर जाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब टेम्परेचर को 9 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री पर आएंगे तो पहले 9 से 4 तक आयतन घटेगा और फिर 4 से 3 तक आयतन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, पानी पर बर्फ़ तैर रहा है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल यानी पानी का स्तर बताना है। मान लीजिए यह एक बीकर है, इस बीकर में पहले से पानी है और इस पर एक बर्फ़ का गोला तैर रहा है। इस पर जो एक बर्फ़ तैर रहा है और जब ये बर्फ़ गल जाए, पूर्ण रूप से गल जाएगा तो पानी के स्तर में क्या होगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि पानी के स्तर में क्या होगा, यानी तल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि पानी पर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानी पर जब बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो वो तैरेगा या डूब जाएगा। तो पानी के ऊपर जब बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो बर्फ़ क्या होगा, तैरेगा, और तैरने के बाद जब वो बर्फ़ गल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा, तो पानी का स्तर उतना ही रह जाएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है, यानी यहाँ मान लीजिए एक नदी है और नदी से जहाज कहाँ चला जा रहा है, समुद्र में। तो नदी से जब समुद्र में जाएगा जहाज तो जहाज का स्तर, यानी यहाँ जो जहाज है ये जहाज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पहले जितना होगा, जहाज का स्तर यानी जहाज जिस लेवल पर अभी चल रहा है उसी लेवल पर रहेगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, उनमें पड़े भार पर निर्भर करेगा, यानी जहाज पर जो भार है उस पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज, यानी जहाज पहले था नदी में, अब वो चला गया कहाँ, समुद्र में, तो क्या होगा जहाज का स्तर। तो जहाज का, चूँकि देखिए नदी के अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, तो इसलिए जब नाव नदी से समुद्र में जाएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है। चलिए बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जान रहे होंगे। हाँ, आपसे क्या जा रहा है क्वेश्चन, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। जल का अधिकतम घनत्व अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ऑप्शन नंबर ए है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 4 केल्विन पर, सी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ऑप्शन नंबर डी -4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जल का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होता है, कितने टेम्परेचर पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बढ़ने पर अपरिवर्तित होगा, यानी वस्तु की मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या नहीं बदलेगा, वो परिवर्तित यानी क्या नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए आयतन नहीं बदलेगा, बी भार नहीं बदलेगा, सी द्रव्यमान नहीं बदलेगा, डी घनत्व नहीं बढ़ेगा।
नहीं, वास्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो आयतन तो बढ़ेगा, क्योंकि मात्रा जब बढ़ेगा तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ेगा, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ेगा तो उसका तो आयतन बढ़ेगा ही। तो इस प्रकार से ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो मात्रा अगर बढ़ेगा तो भार भी बढ़ जाएगा, ये भी नहीं हुआ। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान जो होता है वो किसी वस्तु के आंतरिक भाग पर निर्भर करता है, और जब उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा घनत्व, यानी किसी वस्तु की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो घनत्व नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की मात्रा बढ़ने पर क्या नहीं बढ़ता है या घटता है, तो घनत्व नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, जितना का उतना ही रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, वायुमंडल में बादल जो तैरते रहता है इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए ताप, बी वेग, सी दाब, और डी है घनत्व। तो वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण क्या है। तो ताप से तो इसको कोई लेना देना है नहीं, वेग से भी कोई लेना देना नहीं है, दाब भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। यानी वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, घनत्व। ठीक है, बादल के घनत्व यानी वायुमंडल और बादल के घनत्व के कारण ही बादल तैरते रहता है वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, यानी साबुन को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो उसका एक बुलबुला, इस प्रकार का बुलबुला होता है। तो इस बुलबुले के अंदर का कह रहा है कि दाब क्या होता है, बुलबुले के अंदर का दाब बताना है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब का आधा। तो क्या होता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से कम हो जाएगा तो बुलबुला बन ही नहीं पाएगा, वो फट जाएगा, साधारण सा रीजन है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि साबुन जो है ये कठोर जल में अघुलनशील होता है। याद भी रखिए, एक साबुन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को और याद रखना है कि साबुन कठोर जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आता है, सूर्य जो होता है उस सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आता है, जो ऊर्जा हम लोगों तक आती है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आयनन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन द्वारा। यानी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा, ये बताना है। तो नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा हम लोगों को ऊष्मा और प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसका उपयोग पृथ्वी पर के सारे प्राणी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में यानी एक ऐसा घड़ी होता है जिसमें कि घुमा करके चाबी दिया जाता है। तो पहले के पुराने वाला HMT टाइटन वगैरह घड़ी देखिएगा, उसमें घुमाने वाला यहाँ पर चाबी होता है जिसको प्रत्येक 24 घंटे पर ऐंठना पड़ता था। तो वो घड़ी की बात किया जा रहा है, चाबी वाले घड़ी, इसी घड़ी की। तो इस घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, जिसके कारण कि क्योंकि उसमें सेल तो लगी नहीं होती है, तो वही एक 24 घंटे में जब एक बार चाबी दे दिया जाता है तो वो 24 घंटे के लिए उसमें एनर्जी आ जाता है। तो कौन सा एनर्जी उसमें रहता है। ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी संचित ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, चाबी भरी इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम को निकालना है, कौन सा बल लगता है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। दोस्तों एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा से भी इसको देख लीजिएगा, ताकि ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको सही ढंग से याद हो जाए, ठीक है। और यदि कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिए ज़रूर, आपके परेशानी को भरसक हमेशा प्रयास किया जाएगा दूर करने का। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रन बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, घर्षण बल, बाह्य बल। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रन बल का प्रयोग होता है। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रन बल यानी अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। कभी कभी अपकेंद्रीय को अपकेंद्रन भी लिखता है। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन यानी कपड़ा धोने वाला मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए उपकेंद्रन, ऑप्शन नंबर बी अपोहन, ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्रन, ऑप्शन नंबर डी विसरण। तो वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है, यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये उसी प्रकार से वही क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, दूध से क्रीम निकालने वाला में सेम वही प्रोसेस होता है। वॉशिंग मशीन में भी घूमते घूमते कपड़े की सफाई होती है। तो ये भी अपकेंद्रन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा। यानी लोलक जैसे घड़ी होता है पेंडुलम, जिसको पेंडुलम भी बोला जाता है, तो पेंडुलम वाली अगर घड़ी होती है, जैसे देखिए इस प्रकार की घड़ी होती है पेंडुलम वाली घड़ी, इसमें जो होता है यहाँ पर पेंडुलम होता है जो कि झूलते रहता है इस प्रकार से। तो कह रहा है कि इस पेंडुलम वाली घड़ी में यदि लोलक की लंबाई को इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 1/4 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाता है। यानी जब लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा। तो देखिए लंबाई जब बढ़ेगा तो झूलने का समय क्या होगा, झूलने का समय भी जो है वो बढ़ जाएगा। लंबाई जब बढ़ेगा तो झूलने का समय भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ने वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो झूलने का समय बढ़ने वाला ऑप्शन यहाँ पर ये दिख रहा है कि 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यानी 4 गुना करेंगे तो ये जो है L1/L2 T2/T1 करके ये बनने का हिसाब 2 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्रव की बूंद की आकृति गोल होने का क्या कारण है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रायः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है। यानी वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए श्यानता, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी अल्प भार। तो द्रव की बूंद गोल होती है, इसका क्या कारण है। तो द्रव की बूंदें गोल होती है, इसका सही कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही, यानी पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो फिर पृष्ठ तनाव के कारण ही चाहे वर्षा के बूंद गोल हो या द्रव की बूंद गोल हो, इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई क्या है। तो श्यानता की इकाई पूछा जा रहा है। तो श्यानता की इकाई ऑप्शन नंबर ए पॉइज, बी पास्कल, सी पॉइजुली, डी इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता की इकाई जो है वो है पॉइज। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, श्यानता की इकाई पॉइज। कल के वीडियो में मैंने बताया था पास्कल के बारे में। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है
वो दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई, याद रखिएगा, पास्कल दाब की इकाई है। और श्यानता की इकाई पॉइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से सभी। तो उत्प्लावकता इसका सिद्धांत कभी कभी ये भी पूछा था, उत्प्लावन बल से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज दिया था, इसलिए उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हो जाएगा आर्किमिडीज। ठीक है, तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध से मक्खन निकाल देने पर दूध का घनत्व, दूध से मक्खन निकाल देने पर दूध का घनत्व, यानी पहले क्वेश्चन पूछे थे किस सिद्धांत पर, यानी कौन सा बल पर कार्य करता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि दूध से मक्खन निकाल देने पर दूध का घनत्व क्या होता है, यानी जब हम लोग उस दूध से मक्खन को निकाल देंगे तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए घनत्व बढ़ जाएगा, बी घनत्व घट जाएगा, ऑप्शन सी घनत्व ना बढ़ेगा ना घटेगा, वही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब दूध से मक्खन को निकाल दिया जाता है या क्रीम को निकाल दिया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बारे में बराबर होता है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ये कल भी मैंने बताया था। यानी हॉर्स पावर को हम लोग इंग्लिश में एचपी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको अश्व शक्ति बोला जाता है। तो एक एचपी जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? तो एक एचपी बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए 435 वाट, बी 305 वाट, सी 746 वाट और डी 976 वाट। तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, याद रखिएगा, कल भी बताए थे। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? अब ये बताना है कि नीचे जो भी द्रव दिया गया है उसमें से घनत्व कम किसका है, कम घनत्व वाले द्रव को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ जल, बी नमकीन जल यानी जल में नमक मिला दिया जाए, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी मरकरी। तो सबसे कम घनत्व जो होता है वो होता है पेट्रोल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दोस्तों को यकीन नहीं होता है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। लोहे की सुई जो है वो पानी की सतह पर तैरती है। सबसे पहले तो इसको प्रैक्टिकली देखने के बाद ही पता चलेगा कि तैरती है या नहीं। तो इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय त्वरण, बी द्रव का उत्प्लावन, सी पृष्ठ तनाव, डी श्यानता। तो क्या कारण है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है? सबसे पहले ये जाने तैरती है या नहीं। तो दोस्तों याद रखिए तैरती है, लोहे की सुई जो पानी की सतह पर तैरती है। तो इसका कारण क्या? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, किस प्रकार से तैराएंगे तो तैरेगी। वैसे हम लोग तो कहेंगे कि अगर पानी में जैसे ही डालेंगे सुई तो डूब जाएगी। तो दोस्तों डालना नहीं, देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कैसे तैरेगी। एक गिलास आप ले लीजिएगा, ठीक है, गिलास में पूरा ऊपर तक पानी भर दीजिएगा, ठीक है, ऊपर तक पानी भर देना है। भर जाएगा, इस प्रकार से भर जाएगा, इस प्रकार से पानी भर गया। अब क्या करना है, एक छोटी सुई को गिलास के इस किनारे पर ऐसे लेटा करके रखना है, ठीक है, रख दिए। और रखने के बाद उसको धीरे धीरे कोई दूसरी छोटी लकड़ी या
कोई दूसरे पदार्थ से, छोटी पतली नुकीली पदार्थ से इसको धीरे धीरे इधर की ओर धकेलना है। तो इधर जब आप धकेलेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इधर तरफ धकेलते चलेंगे तो धीरे धीरे सुई पानी के सतह पर तैरती हुई प्रतीत होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये प्रयोग ज़रूर करेंगे और ज़रूर करके हमें कमेंट में बताएंगे कि सुई तैरती है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। यानी गेंद को कितने क्षैतिज यानी कितने डिग्री का कोण बना के फेंकेंगे तो वो अधिक दूरी तय करेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जैसे मान लीजिए एक कोई क्रिकेटर है, ठीक है, एक क्रिकेटर है। तो क्रिकेटर क्या करता है, गेंद को जब उसको बहुत आगे दूरी तक फेंकना होता है तो बल्ले से मारता है, और बल्ले और गेंद के बीच जब 45 डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री, तो ही बहुत ज़्यादा दूरी तक जाता है। यानी फेंकने की अगर बात हो तो 45 डिग्री के कोण से हमें फेंकना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने डिग्री कोण पर फेंकेंगे, तो 45 डिग्री के कोण, यानी 45 डिग्री के जब हम कोण बनाएंगे, यानी 45 डिग्री यहाँ हमारे हाथ के साथ या ज़मीन के साथ जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तब जा कर के वो अधिकतम दूरी तय करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी पर जाके गिरेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगस्ट्रम क्या मापता है। क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम, इसका सिंबल ऐसा होता है, ए इसके माथा पर शून्य होता है, ये एंगस्ट्रम का सिंबल है। तो एंगस्ट्रम क्या मापता है, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवर्तकाल और डी है समय। तो हम लोग जानेंगे कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रम है जो दोस्तों, वो एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य को मापता है। एंगस्ट्रम किसको मापता है, तरंग दैर्ध्य को मापता है। ठीक है, आवृत्ति ध्वनि को मापने की इकाई हर्ट्ज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि किसने न्यूटन से पूर्व यानी न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पुराने ज़माने का क्वेश्चन है ये, कि न्यूटन से पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी बुद्धगुप्त और डी ब्रह्मगुप्त। तो कौन वो थे वैज्ञानिक जिन्होंने ये बताया था न्यूटन से पहले कि पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आकर्षित होती है। ठीक है, तो पृथ्वी कोई वस्तु को आकर्षित करती है अपने किस बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो जिसको अगर उसको ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था, इसके बारे में सबसे पहले बताया था ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।